बीआई की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे विदर्भ के उद्योग जगत के जो सभी महानुभाव उपस्थित है उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं तो केवल शुभकामनाएं देने के लिए आया था, लेकिन अभी कोई बड़ा सा टॉपिक अनाउंस हो गया कि मैं इसके ऊपर बोलने वाला हूँ। वो टॉपिक भी मुझे पता नहीं है, उस पर क्या बोलना ये भी मुझे पता नहीं है। मैं तो सालों से बीआई का फाउंडेशन डे जब होता है और मैं अगर नागपुर में होता हूँ तो मैं उसमें हमेशा आता हूँ। एक सदस्य के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से आप सभी के आशीर्वाद से 5 वर्ष मुझे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, अब डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है, तो हमने ये हमेशा प्रयास किया है कि विदर्भ हो, विदर्भ के उद्योग हो, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम हम कर पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ला पाए, हमारे उद्यमियों की जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर कर पाए, विदर्भ के लिए अलग अलग प्रकार के पैकेजेस के माध्यम से यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाए, ला पाए। और मुझे खुशी है कि आज हम लोग देख सकते हैं हमारे चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या हमारे नितिन जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हो, नागपुर और विदर्भ ये हमेशा हमारे फोकस पे रहा है। अब भी आपने देखा होगा इस बजट में भी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान्स और इन्वेस्टमेंट के प्लान्स भी अनाउंस किए हैं। और मुझे खुशी है कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे फिर नागपुर में 20,000 करोड़ का रिन्यू पावर का इन्वेस्टमेंट हो कि जिसमें एंड-टू-एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग वो करेंगे, या गढ़चिरौली जैसी जगह आज इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों को स्टील में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि फ्यूचर की स्टील सिटी ये गढ़चिरौली होने वाली है। और जिस समय कोनसरी में मैंने प्लांट लगाने को जगह दी थी, उस समय लोगों को लगता था ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अब वो प्लांट रेडी हो गया, नया प्लांट वहां पर आ रहा है और भी लोगों ने हमसे परमिशन मांगी है। आज अमरावती जैसी जगह हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी टेक्सटाइल की इकोसिस्टम, जिस समय अमरावती टेक्सटाइल पार्क की मैंने शुरुआत की उस समय इक्का दुक्का इंडस्ट्री वहां की आज सारी जगह खत्म हो गई, नई जगह हमको एक्वायर करनी पड़ी। और अभी मोदी जी के तत्वावधान में अमरावती में एक टेक्सटाइल पार्क ये केंद्र सरकार की ओर से भी तैयार हो रहा है और बड़े पैमाने पर एक टेक्सटाइल की इकोसिस्टम वहां पर तैयार हो रही है। उधर के अलग अलग जिलों में वहां का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के आधार पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। पिछले समय हम लोगों ने विदर्भ में जो बहुत सालों की मांग थी डिफरेंशियल पावर टैरिफ की, पावर टैरिफ हमने दिया था। उसके बाद उसमें कुछ कटौती आई है, कुछ लोगों ने उसको मिसयूज भी किया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी उसकी आवश्यकता है। इसलिए उसको ये जो हमारा डिफरेंशियल पावर टैरिफ है
इसको ठीक ढंग से स्ट्रक्चर करने के लिए एक कमेटी हमने तैयार की है। मेरा विश्वास है कि आने वाले एक महीने में वो कमेटी उस संदर्भ में रिपोर्ट देगी और इसका ठीक से स्ट्रक्चर कर है, इसको भी हम लोग ठीक ढंग से लागू करेंगे ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सस्टेन हो पाए, हमारे यहाँ नया इन्वेस्टमेंट आ पाए और साथ साथ उसका कोई मिसयूज न करे। इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चरिंग भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। मैं आज के मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीआईए जैसी हमारी जो एक प्रमुख संस्था है, हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। मैं अभी जापान गया था और मैंने देखा कि जापान में बहुत बड़े पैमाने पर चाइना +1 पॉलिसी, इस पर लोग जाना चाहते हैं। आगे सारे उद्यमी चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन एक समय वो निकलने की जगह अभी चाइना +1 करके इंडिया में आना चाहते हैं और बाद में चाइना से एग्जिट होना चाहते हैं। और यही परिस्थिति दुनिया में सब जगह दिखाई पड़ती है। बहुत भारत के लिए एक लोगों में उत्कंठा दिखाई पड़ती है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी परिस्थिति एक ऐसे कगार पर खड़ी है कि अगर हम लोग सही पॉलिसीज के आधार पर इन इन्वेस्टमेंट को अपने पास लाए तो पिछले 30 साल चाइना ने फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड के रूप में काम किया, लेकिन अगले दशकों में फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड ये ओहदा भारत को मिल सकता है। इतनी क्षमता आज भारत के अंदर इकोनॉमी है। हम 5 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। जल्दी हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने जो पॉलिसीज दी, मुझे खुशी है कि 2015 से 2019 तक हर साल महाराष्ट्र ये एफडीआई में नंबर 1 पर था। हम सरकार से चले गए तो 2 साल एक बार कर्नाटक आगे गया, एक बार गुजरात आगे गया, लेकिन एक साल में वापस हमने महाराष्ट्र को नंबर 1 लाया है। और एफडीआई में महाराष्ट्र ही नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र नंबर 1 है। और एक असीमित इस प्रकार की संभावनाएं हमको दिखाई पड़ती है। तो मैं बीआईए से भी अपील करूंगा कि ये जो एक रिव्यू इस प्रकार का इंटरेस्ट ग्लोबल कम्युनिटी का भारत में दिखता है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेसेस को ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैंने प्राय ये देखा है कि जब हमारे व्यवसाय, हमारे उद्यमी ये जब किसी कंट्री के, किसी स्टेट के या किसी सिटी के एम्बेसडर्स बनते हैं, ये जब एक टेस्टिमोनी जैसी बात कहते हैं तो उद्योगों का उनके ऊपर ज्यादा विश्वास बैठता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर बीआईए इसमें पहल करे तो निश्चित ही हम लोग इसको आगे ले जा पाएंगे। जैसा आप जानते हैं, हमने घोषित किया है कि नागपुर को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में हमको डेवलप करना है। मैंने अभी आपको पता है कि इस बजट में उसके लिए 1000 एकड़ पर लॉजिस्टिक हब तैयार करने के लिए हम लोगों ने उसका प्रावधान भी किया है। उसमें भी आप लोगों की मदद और मार्गदर्शन हमको लगेगा कि जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक लॉजिस्टिक्स की इकोसिस्टम तैयार कर पाएंगे। और आज समृद्धि हाईवे के कारण नागपुर जैसे मुंबई से जुड़ा है, वैसे ही आने वाले दिनों में हम लोग एक और नागपुर गोवा हाईवे तैयार करेंगे कि जिसके कारण हमारा एक साउथ साइड कनेक्टिविटी और दूसरा एक प्रकार से मराठवाड़ा के साथ की कनेक्टिविटी ये भी इम्प्रूव होगी। तो इससे लॉजिस्टिकली भी हमको बहुत फायदा होगा। हम लोग नागपुर हैदराबाद का जो कॉरिडोर है उसको भी ठीक से डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लॉजिस्टिक्स के रूप में जो एक हम लोग जानते थे कि नागपुर जियोग्राफिकली बहुत सुटेबल है, तो आज उस सुटेबिलिटी को एक्शन में हम लोग बदल सकते हैं। इस कगार पर हम पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें आप लोगों की मदद मिलेगी। चीजें तो बताने लायक बहुत है, लेकिन मैंने पहले कह दिया है कि मैं भाषण करने के लिए आया ही नहीं हूँ, इसलिए इससे लंबा भाषण नहीं करूंगा। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे उद्योगों के लिए जो भी
आपको चेंजेस चाहिए, जो भी आपको मदद चाहिए, सरकार की ओर से जो पॉलिसीज चाहिए, आपके वकील के रूप में, आपके लॉयर के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं महाराष्ट्र सरकार में हूँ। आप जरूर मुझे बताइए और उस प्रकार के जो भी चेंजेस है वो करने की कोशिश मैं निश्चित रूप से करूँगा। फिर एक बार आपने निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। देवेंद्र जी ने जो विदर्भ के लिए, नागपुर के लिए किया है, और आज यहाँ पर आकर टाइम में उनको समय दिया और यहाँ आए, तो इनके लिए धन्यवाद के लिए तालियां बनती है कि नहीं बनती है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे भी के सारे जो ऑफिस बेयर्स हैं उनके साथ में एक फोटोग्राफ हो जाए, यादगार होगी। और बाकी इन्होंने इंडस्ट्री के लिए क्या किया है ये तो देवेंद्र जी ने खुद अपना बता दिया, लेकिन समृद्धि हाईवे बनाने से नागपुर को समुद्र से जोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम जो बोलते हैं ना, हम लोग लैंडलॉक है, हम लोग लैंडलॉक नहीं है। हम लोग समृद्धि हाईवे से समुद्र को जोड़ चुके, जेएनपीटी पोर्ट को जोड़ सके, तो आज से हम प्रण ले कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। जापान में जैसा हुआ है, चाइना में जो हुआ है, वो हम नागपुर में करके दिखाएंगे। और मुझे विश्वास है देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग जो उन्होंने शब्द दिए, हम उनका पालन करेंगे, हम उनको सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो जब चीफ मिनिस्टर रहेंगे अगले बार, तो हम उनको दिखाएंगे कि हम भी कितने बड़े हैं। धन्यवाद। Gracias.